आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही, आपके लिए जो हो सही। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे किशनगंज से, कटिहार से नजमुल साकिब। बिहार इलेक्शन है और आपको बता दें कि अब तक का सबसे महंगा इलेक्शन है। 877 करोड़ के करीब का इलेक्शन है। और इसमें अगर एक इम्पोर्टेंट बात करी जाए इस इलेक्शन में, यह है कि कोरोना मरीज भी अगर वो इस हालत में है कि वो चल फिर सकता है, तो वो आखिरी के कुछ घंटों में जाके वो वोट कर सकता है। तो जिस कोरोना की वजह से छात्रों की अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन इलेक्शन में वो वोट जरूर डाल सकता है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे कि आज हमारा मौजू है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जो सीमांचल की बदहाली जो पहले थी, वो अभी भी बनी हुई है। 1990 तक कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद 15 साल आरजेडी की सरकार रही, लालू शाहबुद्दीन की, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार रही। सवाल यह है कि आखिर बिहार में कांग्रेस की भी सरकार रही, क्षेत्रीय पार्टी की भी सरकार रही, फिर भी वहां की जो बाढ़ से लोगों की हालत खराब हो रही, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मौजूद है नजमुल साकिब, जो वहां के क्षेत्रीय मतलब कामों में एक्टिव हैं, बाढ़ पीड़ितों को बहुत सारी चीजों की सहूलियत कराने के लिए वो मौजूद रहते हैं। और वहां के लोगों के लिए इन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ काम किया है और एएमयू छात्र संघ के कैबिनेट मेंबर है। तो साकिब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे हिंदराज की टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आजादी के इतने 70 साल बाद भी बिहार के सीमांचल का इतना बुरा हाल क्यों? 16 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं, 20 लाख से लोग ज्यादा बाढ़ से परेशान हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी नाकामी मानते हैं? सबसे पहले, इससे पहले 2017 में भी बाढ़ आया, इससे पहले कई बार साल में, इस बार 2020 में सिर्फ 9 बार बहुत ज्यादा होता है, 9 बार बाढ़ आया, लेकिन कोई प्रशासन या यहाँ की सरकार कभी भी इस पे तरजीह नहीं दी। और यहीं के बगल में तीस्ता बेसिन प्रोजेक्ट है जो बंगाल में पड़ता है, उसको बनाया गया, उसको मुकम्मल तौर पे उसका कंप्लीट भी हो गया, और वहाँ के लोग जो है, जो बाढ़ से सफर होते थे, बाढ़ से अफेक्टेड होते थे, वो आज अफेक्ट नहीं होते हैं। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो पूरे सीमांचल को कवर कर सकती है, जो नेपाल से पानी आता है, और यहाँ पे इस बार 2020 में 9 बार आप सोच सकते हैं घरों में पानी घुसा है। अब 9 बार जिनके घर में पानी घुसा, उनको सारा सामान लेकर के फ्लाइंग करना पड़ता है, और सारा सामान ले जाने में आप समझ सकते हैं पूरे घर का सामान कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से 2017 में एक डाटा है, आप गूगल में, विकिपीडिया में ये पूरा डाटा मौजूद है कि 2017 में 514 लोगों की मौत हुई थी सीमांचल में, और पूरे बिहार में 19 जिले फ्लड अफेक्टेड रहे, और 8.5 लाख लोगों के घर पानी से बह गए। वो घर जो पूरी जिंदगी का एक तोहफा है, जो वो अपने पूरी मेहनत के साथ बनाता है, और 1.71 करोड़ लोग 2017 के बाढ़ में इफेक्ट हुए। तो 2017 ये वक्त 3 साल गुजर गया, उसके बाद गवर्नमेंट को जो है खास करके इस पर तरजीह देनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था 2017 में जिस तरीके से बाढ़ आया था, लेकिन ये 2020 उससे भी ज्यादा भयानक आया। 8 बार 9 बार जब घरों में पानी घुसता है, तो वो वहाँ के घर वालों से पूछिएगा और वहाँ के लोगों से जब बातचीत कीजिएगा, तो फिर उस दर्द का सामना आप भी नहीं कर पाइएगा, आपके आंख से आंसू नहीं रुक पाएंगे। और सबसे बड़ा, उससे भी जो बड़ा मसला मसाइल है, आज का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन जो है, ये विधानसभा बिहार इलेक्शन 2020 का जो होने जा रहा है, इस विधानसभा इलेक्शन का जो मुद्दा है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और खास करके सीमांचल को इसमें इग्नोर किया जा रहा है। अभी इससे पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री के जरिए बहुत सारे योजनाओं का शुभारंभ हुआ, और पूरा जितनी भी योजना है, सारी योजना नॉन सीमांचल जो एरिया है, मतलब जो दूसरे बेल्ट हैं सीमांचल के अलावा, वहां के लिए किया गया। ये साफ साफ ये सारी चीजें ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग लग रहा है कि बिहार का एक हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे जब जो लोग परेशान हो जाते हैं एम्स में, एम्स तो आप समझ सकते हैं कितना दूर हो जाता है। बंगाल का जो सफर है वो काफी ज्यादा, अब जैसे बंगाल में यहाँ पे जो लोग भी अगर किसी भी तरीके से वो परेशान हाल है, या उनको किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो बंगाल जाना पड़ता है, बंगाल का सिलीगुड़ी जाना पड़ता है या पटना जाइए, जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 400-500 किलोमीटर दूर पटना पड़ता है।
तो यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो इतने आबादी के लोगों को यहाँ का डेवलपमेंट कर सके। और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है, उसको यहाँ पूरा दरकिनार किया गया और पूरे एशिया में वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन सीमांचल को माना जाता है। और आपने तो देखा ही लॉकडाउन में किस तरीके से मजदूर परेशान थे और 40 लाख लोग बिहार वापस आए लॉकडाउन के दौरान, इसी लॉकडाउन में। और 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए, आप ये समझ लीजिए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि 2011 तक बिहार छोड़ने वाले लोग जो है, बिहार जो बाहर जाते हैं, जो पलायन करने वाले लोग हैं, वो 1 करोड़ के अराउंड है। तो ये जो तादाद है, ये बहुत बड़ी तादाद है और इस पर गवर्नमेंट ने कभी तरजीह नहीं दी कि इनका कैसे रोजगार यहाँ पे लग सके, कोई बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप हो सके गांव लेवल पे या वार्ड लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल पे। उस तरीके से कभी तरजीह नहीं दी गई, इतने सारे रिसोर्सेज होते हुए भी। ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा इसका कैपिटल, इसको जब कैपिटल में यूज किया जाता है तो इसके बहुत प्रोडक्टिव आउटपुट निकल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इन चीजों पे कभी तरजीह नहीं दी। जो जदयू बीजेपी की गवर्नमेंट, अभी जो एनडीए की जो गवर्नमेंट थी या जो बनने जा रही है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस वजह से इलेक्शन लड़े। या जो लालू ने जो अपना ये 15 साल, या कांग्रेस का भी जो पुराना बिहार का मामला रहा, वो भी बहुत बुरा रहा। कैसे सड़क से रोड कनेक्टिविटी इतना बुरा, कोई अगर इमरजेंसी हो जाए किसी भी तरीके से तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो ये सब सारी चीजें ये दर्शाती है कि बिहार को हमेशा इग्नोर किया गया और बिहार का जो ये खास तबका है, ये खास जो रीजन है वो सीमांचल बेल्ट है, इसको तो कभी भी गवर्नमेंट ने तरजीह नहीं दी। इस वजह से आज यहाँ पे लोग जो है खास करके पॉलिटिशियंस पे बिलीव नहीं करते हैं, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज पे भी बिलीव करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो उनको वोट करें। तो यहाँ के लोगों में ज्यादातर यहाँ जो है उन लोगों का रुझान यही रहता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होने की वजह से जो पुराने लीडर्स हैं, जो कभी विजिट ही नहीं करते हैं इस एरियाज में, वो यहाँ पे वोट लेके आ जाते हैं और वही जीतते हैं। आपने तो देखा ही एएमयू की शिवसेना सेंटर को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ये पूरा का पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट का एक साजिश था कि आप इलेक्शन टाइम पे डिक्लेयर कर देते हैं, जमीन दे देते हैं, लेकिन फंड अलॉट नहीं कर पाते हैं जो आपके हाथों में है। 130 करोड़ आप उस टाइम फंड अलॉट कर देते, एलोकेट करने के बाद रिलीज कर देते, तो आज शायद किशनगंज सेंटर की स्थिति ऐसी नहीं होती और हमें बाहर जाकर के पढ़ना नहीं पड़ता और यहाँ के लोगों को भी अच्छा रोजगार मिल सकता था वहाँ पे। यहाँ के जो तलबा हैं जो 6, 9 या 11 के लिए दिल्ली और अलीगढ़ जाते हैं या दूसरे स्टेट्स में जाकर के पढ़ाई करते हैं, उनको वहाँ जाने की दिक्कत नहीं होती। और ये सारी एक यूनिवर्सिटी बनता है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आगे फ्यूचर में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वो दे सकता है, वहाँ पे एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट पैदा कर सकता है, लोगों की सोच को है डेवलप। आप दिल्ली का जेएनयू देख सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बनने से आसपास की आबादी किस तरह से बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट किस तरह। आज इन जिन यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम लिया है, इसके वजह से काफी कारोबार भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट को भी आम अवाम को बताना चाहिए कि नहीं, तुम अगर हमारे मसलों पे काम नहीं करोगे तो तुम किसी लायक नहीं हो, तुमको हम या तो सरकार में बनाएंगे ही नहीं या तो नोटा बटन दबाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलता है नोटा बटन का, वो शायद यहाँ के अवाम अगर उनको लगता है बेहतर नोटा बटन है तो वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसको एक नोटा को भी वोट देता कि उसको भी अकल में, उसके दिमाग में, जहन में आ जाए कि यहाँ के लोग भी आज उठ चुके हैं अपनी आवाज और अपनी जो परेशानी है उसको बुलंद कर रहे हैं। तो आपने जिस तरह से महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का नाम लिया, ये प्रोजेक्ट कब आया और किस सरकार में आया और अब तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ, इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? प्रोजेक्ट ये अराउंड 1970s में इसको लाया गया था, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने कभी तरजीह नहीं दी कि हाँ काम चल रहा है, इतना फेज कांग्रेस की सरकार रही होगी बिहार में, कांग्रेस ने लोग अभी इलेक्ट हुए हैं बिहार गवर्नमेंट में, सब ने बिहार को खोखला करके रख दिया है। यहाँ पे जरूरत है एक अच्छी पॉलिटिकल अलायंस की, एक अच्छी पॉलिटिकल फ्रंट की जो बिहार को डेवलप कर सके, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को सही से कैपिटलाइज कर सके। अभी आपने जिस तरीके से बताया आपने कि वो 1970 के आसपास का प्रोजेक्ट और अभी तक नहीं हुआ, और मुझे जहां तक इतना पता है कि किशनगंज के लोगों को भी इस बात का इल्म नहीं है कच्छ सीमांचल के कि वो इस चीज को फोर्सली इस बात को उठाएं। अब आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया
तो किसान आंदोलन या किसान का समस्या पूरे हिंदुस्तान के किसान का समस्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हरियाणा और पंजाब के किसान उसमें एक्टिव होते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान एक्टिव नहीं होते। देखिए वजह जो है कि बिहार और कि मैंने मीडिया का ये बहुत बड़ा वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कभी फोकस नहीं किया। यहाँ के लोग कैसे जानेंगे? वही एक सोर्स है मीडिया, जिसके थ्रू लोग जान सकते हैं कि क्या क्या नई पॉलिसीज आ रही है, या गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो मीडिया का जो रोल है वो सही से निभाया नहीं जाता है। इस वजह से यहाँ के लोगों के पास जो सही जानकारी है वो नहीं पहुंच पाती है। यहाँ आप जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाइएगा या ग्राउंड पे जाइएगा पहुंचिएगा तो आप बहुत सारे लोगों को एमएसपी के बारे में पता नहीं चलता। हम जब गांव में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को पूछते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो उनको कुछ नहीं पता रहता है। जिसका रेट, जिस फसल का रेट अगर 1800 रुपया प्रति क्विंटल है तो उसको जो है 1000-1100 तक में बेचा जाता है। तो ये एमएसपी का जो है, एमएसपी के जो रेट्स हैं उसको किसानों को नहीं पता है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ी गलती भी है। एक तरह से ये समझिए कि उन्होंने सही जानकारी को उस तक उपलब्ध नहीं कराया और वहाँ की आम आवाम तक उन बातों को नहीं पहुँचा सके वो।